तेनालीराम ने मेरे को कहा था कि आप इसको वापस कर लो, नहीं किसी दिन गोली मरवा दिए जाओगे। उन्होंने कहा सर आपकी गोली में यदि मेरा नाम लिखा होगा तो कोई बात नहीं। फिर बहुत मेरे पीछे पुलिस लगी रहती थी, दिन भर बहुत सारे लोग लगे रहते थे। 49 साल के संजय सिंह पेशे से केमिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर कायम की है। साल 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू होने के बाद पहली आरटीआई दाखिल की। संजय अभी तक 1000 से अधिक आरटीआई लगा चुके हैं। कईयों के जवाब मिले और बदलाव भी हुए, कईयों के जवाब आज तक नहीं मिले। जानिए संजय को क्यों लगा कि उन्हें एक आरटीआई एक्टिविस्ट बनना चाहिए। किसी ऑफिस में अपन जाते थे, बाबू से कहते थे या अधिकारी से कहते थे कि भैया ये हमको जानकारी आप दे दीजिए, तो बोले कि नहीं अभी आप नहीं देंगे, इससे लिखाओ उससे लिखाओ, इस अधिकारी उस कर्मचारी से। तो फिर जैसे ही आरटीआई एक्ट लागू हुआ तो लगा कि नहीं अब बहुत सारे लोगों को सही कागजात मिल सकते हैं, सही कार्य हो सकते हैं। 8/12/2000 को मैंने फर्स्ट आरटीआई लगाई थी। एक RDSMT योजना नगर निगम में चली थी, उसका नाला 54 लाख का मंजूर हुआ था। उस पर एक महेंद्र शुक्ला ठेकेदार थे, उनके विरुद्ध उनके जो नाले में गड़बड़ी थी उस संबंध में हमने लगाया था फर्स्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जो अधिकारी कर्मचारी और ठेकेदार ये जो भी आज भ्रष्टाचार है बेसिक, इसमें अधिकारी कर्मचारी और नेता, आम आदमी को ये सब पता नहीं। काम मान लीजिए कितने भी करोड़ या लाख का निकला, उसको लगता है कि काम हो रहा, वो थोड़ा सा देखता है कि गिट्टी बालू सीमेंट गड़बड़ है या कोई बिल्डिंग है या XYZ कोई प्रोजेक्ट है, पर वो जनता के पैसों का सही उपयोग नहीं करता। जब आरटीआई लग जाने से उसके मन में ये निश्चित तौर पर ये रहता है कि हमारी जांच हो जाएगी, उच्च अधिकारी जांच करेंगे, वो नहीं करेगा तो न्यायालय करेगा। IAS और IPS जब फंसते हैं, कोई सूचना आयुक्त आज तक मेरे हिसाब से कार्रवाई नहीं किया। आरटीआई एक्टिविस्ट बहुत सारे हैं इस देश में, लेकिन बहुत सारे लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग इसको माध्यम बना लिए हैं कि आरटीआई लगा करके अधिकारियों से पैसा लें। तो यहाँ ये बात भी सही है कि आरटीआई कार्यकर्ता बहुत सारे लोग धमकाते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है, जो निहायत गलत है, जो एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। शासन ने ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं की है कि ऐसे लोगों के ऊपर मतलब उनको बैन कर दिया जाए कि आरटीआई फिर वो दोबारा कभी लगा ना सके। और उसमें बहुत सारे लोग जो ईमानदार रहे, उनके ऊपर हमले हुए, उनकी हत्याएं हो गई। मेरे ऊपर 2 बार स्वयं हमला हुआ। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि काम करते हैं। जैसे मैंने एक आरटीआई लगाई थी कि बहुत पहले केंद्र सरकार में कि क्या भारत आज़ाद है, क्या भारत डोमिनियन है, आज तक उसकी मुझे जानकारी नहीं मिली। क्या भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का वीज़ा बनाता है कि नहीं बनाता। आज भी भारत गुलाम है। जो एक तरह से कहा जाए अपनी आज़ादी के बाद एक दस्तावेज में हस्ताक्षर हुए, आज भी हम डोमिनियन हैं। इस बात को अभी गंभीरता से लोगों ने नहीं समझा। हमारा बहुत सारा कुछ टैक्स अब जा रहा है कि नहीं जा रहा है वर्तमान में, जो हमारे देश की कुछ बहुत सारी रेवेन्यू जो ब्रिटेन को जाती थी, इसका जवाब नहीं दिया। जैसे एक और बड़ी आरटीआई हमने लगाई थी कि मान लीजिए रेलवे में हम सब यात्रा करते हैं, छोटा स्टेशन जाएं या बड़े स्टेशन में जाएं, हमने लगाया। आप देखते हैं अपर और लोअर जो बर्थ है, मान लीजिए आपकी लंबाई 6 फीट है, उसकी जो लंबाई है अपर और लोअर की दो जो रहती हैं, उसकी लंबाई कम रहती है, चौड़ाई भी कम रहती है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप क्या ऐसा कुछ कॉलम आप बना के रखते हो कि हाइट के हिसाब से कि यदि कोई लंबा व्यक्ति है तो उसको वो सीट ना दे के दूसरी सीट दे दो, आप उस सीट में यदि नहीं दे पा रहे तो उसकी क्या लंबाई चौड़ाई बढ़ाओगे आप, इस तरह की आरटीआई। तो उसमें बहुत सही जवाब नहीं आया था। फिर उस समय कुछ संशोधन किया रेल मंत्रालय में, उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 2012-13 की बात है।
11-12 में हमने जब व्यापम के संबंध में या भर्ती घोटाला की आरटीआई लगाई, यहाँ पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, तो उस समय मुझे 7 बाली अभी वर्तमान में पदस्थ हैं भोपाल में, वीर सिंह परिहार और गाजीराम मीणा उस समय आईजी थे। गाजीराम ने मेरे को कहा था कि या आप इसको वापस कर लो, नहीं कि किसी दिन गोली मरवा दिए जाओगे। उन्होंने कहा सर आपकी गोली में यदि मेरा नाम लिखा होगा तो कोई बात नहीं। फिर बहुत मेरे पीछे पुलिस लगी रहती थी दिन भर, बहुत सारे लोग लगे रहते थे, पर हो गया, ऊपर वाला है, अपन काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान का भी लगाया कि लक्ष्मण बाग संस्थान में जो ज़मीनें बेची गई, बद्रीनाथ दूजे पर होता कुछ नहीं है, सरकार अपने हिसाब से ही करती रहती है। कि सीवर का जैसे हमने लगाया था, प्रथम द्वितीय सब अपीलें की, इसके बाद भी इतना बड़ा घोटाला, आखिर सरकार को बंद करना पड़ा उसको, हाई कोर्ट ने बंद किया। 400-500 करोड़ का इसमें घोटाला है। हाँ, इसको हाई कोर्ट ने माना, कंपनी का ठेका रद्द किया, पर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी नहीं मानते, वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। किरसर में जैसे बाउंड्री वाल होनी चाहिए, 10, 12, 15 फीट ऊपर होना चाहिए। बहुत जगह सुधार हुआ, बहुत जगह नहीं है, आज भी ग्रीन बेल्ट में। हाँ, ग्रीन बेल्ट में है, स्कूल नहीं होना चाहिए, नदी से दूर होना चाहिए, और है कुछ जगह कार्रवाई ग्रीन ट्रिब्यूनल करता है, कुछ जगह नहीं करता। चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने यहाँ के उसको हमको सुरक्षा दी उन्होंने, तो सुरक्षा यहाँ के राजनीतिक दबाव के कारण हटा लिया गया, सरकार के दबाव के कारण। फिर हमारी जो बंदूक की स्वयं की लाइसेंस थी, उसको आक्रामक स्वभाव लगा करके निरस्त कर दी। हम हाई कोर्ट गए, वहाँ से आने के बाद फिर भी लगा के आरटीआई से निकला है कि मेरा स्वभाव आक्रामक है। मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए मेडिकल ये टीम के द्वारा आप कराते हैं कि या खुद करते हैं, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि ये जानकारी ही संधारण नहीं की जाती। और उस आधार में दुर्भाग्य देखिए कि रीवा एसपी तत्कालीन संजय सिंह, रीवा तत्कालीन कलेक्टर प्रीति मैथिल, उन्होंने मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया। पूरे देश में आप कितने अपराधी हैं, नीरव मोदी जैसे और बहुत सारे जो घोटाले बड़े बड़े किए, उनको भी आक्रामक स्वभाव नहीं लिखा गया। मान लीजिए तो घोटालेबाज हैं, बहुत सारे क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं, उनको आक्रामक स्वभाव नहीं लिखा, मुझे लिखा गया है। और हाई कोर्ट ने भी लिखा दोबारा कि इसको वो कर दिया जाता है। इसके बाद भी 3-4 और मुकदमे लगा करके फिर निरस्त कर दिया, जिस मुकदमे की जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस प्रशासन और नेता विशेष तौर पे, क्योंकि नेता इसके जिम्मेदार हैं भ्रष्टाचार के। आरटीआई एक्टिविस्ट संजय रीवा के नेहरू नगर यानी वार्ड 13 में रहते हैं। इनकी पत्नी 2 बार से अपने ही वार्ड की पार्षद हैं। सुनिए अपने पति के साहस भरे काम को लेकर क्या कहती हैं। परिवार में तो थोड़ा बहुत मासूमियत आ ही जाती है कि ऐसा काम कर रहे हैं तो कहीं हमला ना हो जाए, कहीं कोई, पर हालांकि हम लोग डरे नहीं। फिर स्टार्ट में तो लगा ऐसे कि यार मत करिए, जाने दीजिए, कहीं कोई विवाद ना हो जाए, कोई कुछ ना। और अपन लोग आरटीआई कार्यकर्ता के हिसाब से मैंने सिक्योरिटी भी मांगी थी। पहले के हिसाब से तो अब बहुत अच्छा माहौल है, मतलब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि उसके बाद हम लोग भी राजनीति में भी आ गए। वो आरटीआई कार्यकर्ता है, मैं पार्षद हूँ, तो समाज में आए दिन बहसबाजी होती रहती है, नोकझोंक होती रहती है और टकराव, क्योंकि हम निर्दलीय हैं तो हमेशा हमारा टक्कर कांग्रेस और बीजेपी से रहता है, और नॉर्मल से तो रहता ही है, शासन प्रशासन से तो रहता ही है। तो अब अपने ने ये सोचा कि जो होगा वो ईश्वर करेगा। एक आरटीआई एक्टिविस्ट की जिंदगी आसान नहीं है। आरटीआई इकलौता ऐसा कानून है जहां सरकार को कानून का पालन करना है, बाकी सभी कानून आम जनता के लिए बनाए जाते हैं। साल 2005 में ये कानून तो आ गया, लेकिन इसे लेकर सरकारों में कभी भी कड़ाई से लागू करने की मंशा नहीं रही। भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा सूचना के अधिकार का इस्तेमाल होता है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल 60 लाख आरटीआई डाली जाती है। उसमें समाज का निचला तबका सबसे ज्यादा आरटीआई डालता है।